हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्वतंत्रता, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता क्या है या फिर स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसमें आपको लिखना है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण, बाहरी दबाव या फिर वो अपने निर्णय बिना किसी पर निर्भर हुए ले सके और स्वतंत्र व्यवहार कर सके, तो हम मानेंगे कि वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। यही इसका अर्थ होता है। ठीक है। और स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं स्वतंत्रता जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहली है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और चौथी है कि आर्थिक स्वतंत्रता। आइए अब जो है ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होती क्या है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या आएगी। ठीक है। तो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की उसे पूर्ण आज़ादी आएगी, यही उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता है। ठीक है। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, ये उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा प्रकार है हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब क्या होता है कि वो निजी मामलों में उसके पास विकल्पों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और जीवन की सुरक्षा, विचार और अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता उसके पास होती है और यही उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है। अब अगला प्रकार है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है तो मनुष्य को राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होना, ये उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है। मतदान करना, ये भी उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है। और शासन की नीति और कार्यों में समर्थन करना या फिर उसका विरोध करना, ये भी उसकी एक राजनीतिक स्वतंत्रता का उदाहरण है। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर चौथा प्रकार है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है तो कारोबार करने का अधिकार, ये उसकी आर्थिक स्वतंत्रता होती है कि आर्थिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है। तो कारोबार करने का अधिकार, ये उसकी आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है। कोई भी लाभकारी पद पर आश्रित होना या फिर कोई भी लाभकारी पद पर जाना, ये उसका आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। अभाव से मुक्ति का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है और वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने का अधिकार भी आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीसरा प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। अब कोई व्यक्ति है उस पर भी प्रतिबंध लगे होते हैं, स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंधों की जरूरत होती है। क्यों होती है इसका रीज़न हम देखते हैं। तो इसका रीज़न है, पहला रीज़न है कि सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए हमें जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति है और वो उसके पास माना कि उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो दूसरे की स्वतंत्रता पर रोक लगाए या फिर उसके अधिकारों को उससे वंचित करे। तो ये इसलिए हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो है टकराव की स्थिति को रोकने के लिए भी ये स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है। और लोगों के बीच वाद विवाद ना हो, इसके लिए भी। ठीक है। मुक्त समाज और अपने विचारों को बनाए रखने और जीवन के अपने तरीके विकसित करने के लिए हमें स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब चौथा प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता के आदर्श से आप क्या समझते हैं। तो स्वतंत्रता के आदर्श का क्या मतलब है, आपको पता है कि नेल्सन मंडेला की पुस्तक है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी लड़ाई। ठीक है। इन्होंने नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के नेता थे, ठीक है, और आंग सांग सू की पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फायर, यानी कि भय से मुक्ति। ठीक है। और तो इसी को ये जो स्वतंत्रता के आदर्श है, स्वतंत्रता के आदर्श की जो शक्ति है उसे हम इनके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अनुसार क्या था कि गरिमामय जीवन जीने के लिए भयमुक्त होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये नेल्सन मंडेला और आंग सांग सू ने भी अपनी पुस्तकों में इसी के बारे में वर्णन किया है। तो ये था हमारा स्वतंत्रता के आदर्श से हमारा अभिप्राय। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जॉन मिल, ठीक है, ये जॉन मिल का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ये जॉन मिल जो है उन्होंने अपना हानि सिद्धांत दिया था, तो वो क्या था इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है। तो जॉन मिल जो थे उन्होंने अपने निबंध में उनका निबंध का नाम है ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत को प्रभावशाली तरीके से उठाया उन्होंने। और इनका हानि सिद्धांत क्या है आइए जानते हैं। तो इन्होंने अपने हानि सिद्धांत में कहा था कि किसी का कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। ठीक है। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में कहा था कि सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर पूर्ण स्वतंत्रता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन करे या फिर उस पर प्रतिबंध लगाए। यही इनका हानि सिद्धांत था। ठीक है। अगर किसी की गतिविधियों से किसी समूह का नुकसान होता है, ठीक है,
तो उसे उस नुकसान से बचाया जाना हैगा। ये इनके हानि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन्होंने अपने हानि सिद्धांत में यही बताया था। ठीक है, स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। जो भी इसके खिलाफ जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, तो ये था जॉन मिल का हानि सिद्धांत। इसके आगे भी हैगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि ये कि नागरिक स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है। तो नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, जो स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को किसी राज्य होने के नाते मिलती हैगी, ठीक है, उसे ही हम नागरिक स्वतंत्रता कहेंगे। जैसे कि हम भारतीय हैंगे तो हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो ये हमें किसी राज्य का यहाँ पर मतलब है देश। ठीक है, राज्य का यहाँ पर मतलब है देश। ठीक है, तो इसी को हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, और राज्य के संरक्षण में ही व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग करता है और अपना विकास करता है। ठीक है, बिना किसी की स्वतंत्रता को बाधित किए हुए अपना विकास करता है। ये थी हमारी नागरिक स्वतंत्रता। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आपका क्या अर्थ है। ठीक है, आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित समझाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये अभिव्यक्तिगत की स्वतंत्रता क्या होती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है कि हम जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद में दे रखा है स्वतंत्रता में कि किसी भी सभा करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, ये सब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी को कहा जाता है। ठीक है, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, यही हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा प्रकट करता है, यही हमारी क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख भी है कि नागरिकों को भाषण देने, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है। ठीक है, कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती है। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि उदाहरण भी देना है हमें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि एक सेकंड। हाँ, प्रतिबंधों के कारण लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन वह किसी व्यक्ति पर अपमान नहीं कर सकता है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता है। उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी उसको बोलने का स्वतंत्रता है। इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोले या फिर उसका अपमान करे। ठीक है, ये उसके खिलाफ माना जाएगा। ठीक है, और या फिर किसी अन्य व्यक्ति को अपशब्द कहे, ये नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है, लेकिन वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें। हमें संविधान के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, राज्य को यह भी शक्ति दी गई है, राज्य यानी देश। ठीक है, राज्य देश, ठीक है, वह देश की अखंडता, सुरक्षा और शांति आदि पर ध्यान रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और राज्य जो है ये भी ध्यान रखता है कि प्रतिबंध इतने भी ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। हमारा जो देश है वो संविधान के अनुसार ही काम करता है, और हमें हमारे ऊपर इतने भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाए। ये जो है संविधान में कहा गया है राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। तो अगला प्रश्न है कि आंग सान सू, ठीक है, ने किस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। मैंने आपको बताया था कि इनकी एक पुस्तक हैगी फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, भय से मुक्ति। ठीक है, इनकी एक पुस्तक हैगी। तो इन्होंने जो है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। आपको ये बताना है कि ये किस देश के निवासी थे। ठीक है, तो ये जो थे म्यांमार के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो उदारवादियों के अनुसार जो स्वतंत्रता का अर्थ है कि उनका जो केंद्र बिंदु है, उनके अनुसार जो केंद्र बिंदु है उन्होंने मनुष्य को माना है कि जो स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। ठीक है, और उदारवादियों ने व्यक्ति की अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, ये एक ही दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, लास्ट प्रश्न है हमारा ये कि प्रतिबंधों के स्रोत क्या आएंगे, जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर या फिर किसी के भी अधिकारों पर, तो क्या क्या उसके स्रोत होंगे। तो एक तो सरकार या मतलब राज्य। ठीक है, राज्य की सरकार भी हो सकता है और देश से ऊपर भी लगा सकता है। बल के आधार पर भी हमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।